स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल VS स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले एक खास टॉपिक पे और आज का टॉपिक होगा आरआरबी रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अभी आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें अगस्त 2022 में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने की संभावना है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए हैं। इसको देखते हुए हमने प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल VS स्टडी के साथ जुड़े रहें। हम हर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे पूरे व्याख्यात्मक तरीके से। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में राजीव गांधी की मानव बम से हत्या हुई थी। तो दोस्तों, तमिलनाडु में एक जगह है जो श्री पेरुम्बदूर है, जिनमें 21 मई 1991 को एक मानव बम हमले में राजीव गांधी की हत्या की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंध कहलाता है। दोस्तों, मधुमक्खियों का जो प्रजनन तथा प्रबंध को कहते हैं एपीकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? यानी जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं या किसी भी नशा का सेवन करते हैं, उनके शरीर में सबसे पहले लीवर यानी यकृत पे प्रभाव पड़ता है। यानी अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के यकृत को सबसे अधिक क्षति पहुंचती है। इसे सीरोसिस भी कहा जाता है, यानी इसको सीरोसिस के नाम से जाना जाता है। सीरोसिस के नाम से जाना जाता है और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लीवर यानी यकृत पे। तो दोस्तों, ये था इसका डिटेल्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? यानी किनके बीच से लड़ी गई थी? दोस्तों, तराइन की प्रथम लड़ाई जो हुई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों के बीच लड़ी गई थी और इसका सन था 1191। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की प्रथम युद्ध लड़ी गई थी। तो इसका था ये डिटेल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। दोस्तों, ये सिख के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये था इसका डिटेल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में जब पहली रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, जब भारत में पहली रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुई थी। यानी लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। इन्हीं के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच, यानी टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। तो दोस्तों, ये था इसका डिटेल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? दोस्तों, हिमालय का शिखर है कंचनजंगा, जो कि भारत के अंतर्गत आता है। इसका ऊंचाई है 8598 मीटर। इसका टोटल डिस्टेंस है जो कि सिक्किम और नेपाल सीमा पर अवस्थित है। इसका जो स्थिति है वो सिक्किम और नेपाल सीमा के बीच अवस्थित है ये कंचनजंगा। तो दोस्तों, इसका टोटल हाइट हो गया 8598 मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, गोदान किसने लिखा है? दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल है गोदान, और इसको लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। अब दोस्तों, 1869 से लेकर के 1948, यानी 1869 में जन्मे मुंशी प्रेमचंद, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने हिंदी भाषा और कथा का उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों, इनकी प्रमुख कृतियों में गोदान, गबन आदि प्रमुख हैं। यानी इनकी जो कृति है वो गोदान और गबन मोस्ट इंपोर्टेंट नोवेल यानी बुक है। तो ये जो है गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? दोस्तों, भारत की जो लोकसभा है
इसके प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। दोस्तों ये जो है 75 अनुच्छेद 75 का 3 राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत भी आता है। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य क्या है? दोस्तों भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है, इसका तात्पर्य होगा राज्य का कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यहाँ पर हर धर्म समान भाव से देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिप्रेक्ष्य में RAW क्या है? दोस्तों रा जो है एक गुप्तचर एजेंसी है और इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। रा का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? दोस्तों बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 376 धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 376। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डेसिबल का प्रयोग क्या मापने में होता है? दोस्तों डेसिबल का प्रयोग ध्वनि मापने में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? दोस्तों वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का 78 यानी 78% नाइट्रोजन गैस का है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कार्य की इकाई क्या है? दोस्तों कार्य की इकाई जूल है और ये जो है एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक हो जाएगा जूल, तो इसका सही आंसर होगा जूल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी क्या होनी चाहिए? दोस्तों दो वस्तुओं के मध्य ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर। दोस्तों प्रतिध्वनि का किसी विस्तृत अवरोध से परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं। दोस्तों प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने हेतु अल्पतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए और श्रव्यता लगभग 1/10 यानी 1/10 सेकेंड होती है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या होता है? दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आवृत्तियों का परास होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी नवयुवक की सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी है? दोस्तों किसी भी नवयुवक के सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से जाना जाता है। अगर बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेयॉन। तो दोस्तों फ्रेयॉन का यूज कहाँ किया जाता है? दोस्तों फ्रेयॉन का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर, प्रणोदक और विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, इसे फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी जो हम चर्चा की है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न से किस नाम से जाना जाता है, यहाँ निम्न नहीं होगा, किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेयॉन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेयॉन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों संतरा नींबू में होता है। दोस्तों खट्टा फल जितने भी होते हैं यानी संतरा नींबू लगभग, तो उनमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। अगर बात करें तो लैक्टिक अम्ल में, तो लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है और एसिटिक अम्ल सिरका एवं अचार। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो यह पोटेशियम लवण के रूप में प्रायः वनस्पतियों में पाया जाता है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, वह कौन सा अम्ल है जो सोना को घोल देता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, जो सोना प्लेटिनम आदि धातु जिसमें घुल जाते हैं। सोना भी घुल जाता है,
प्लेटिनम भी घुल जाता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं एक्वारेजिया। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? दोस्तों पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसमें कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। तो दोस्तों अब जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एल्यूमेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। दोस्तों कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट दोनों का मिश्रण को कहते हैं सीमेंट। इसका सही आंसर होगा सीमेंट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? दोस्तों 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड की सजीव कोशिकाओं के बीच बनी एक घनी सी संरचना देखी जिसे उन्होंने केंद्रक का नाम दिया, यानी केंद्रक का नाम दिया और उन्होंने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के बनने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? दोस्तों रक्त के थक्के बनने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हम हर एग्जाम को लेकर के अपडेट रहते हैं। तो हमारे चैनल बीएस स्टडी के साथ जुड़ना न भूलें और हम अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।